नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने अपने 2.3 तक अपने पेपर कंप्लीट कर लिया इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। और आज हम बात करेंगे 2.4 के बारे में, जो है न्यूरोमस्कुलर जो डिस्ट्रोफी है, इसके डेफिनेशन के बारे में और इसके टाइप के बारे में विस्तार से बात आगे करेंगे। तो स्नायु जो पेशीय विकलांगता क्या होती है, स्नायु यानी अपनी मांसपेशियाँ होती है उसमें विकलांगता होती है, वो भी डिसेबिलिटी के अंदर आती है। तो उसकी परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। मानव शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती है और विभिन्न प्रकार की पेशी जो 12 जोड़ी मस्तिष्क से सुषुम्ना और 31 जोड़ी मेरुदंडीय सुषुम्ना पाई जाती है, जिनका प्रमुख कार्य क्या होता है, सोचना, समझना, निर्णय लेना, देखना, सूंघना और स्वाद का पता लगाने में होता है। इसके साथ ही बदलते वातावरण में किन्हीं प्रक्रियाओं को रोकना, करना और तीव्र धीमी गति को नियंत्रित करना होता है। इन प्रक्रियाओं में होने वाली एक सक्षमता त्रुटि भी मृत्यु का कारण बन सकती है। अतः सूक्ष्म कोई छोटी सी गलती भी क्या होती है, मृत्यु का कारण बन सकती है। अतः शरीर की जटिल प्रक्रियाओं के लिए इन सभी कोशिकाओं की प्रक्रियाओं में समन्वय होना आवश्यक होता है। दूरसंचार तारों की भांति तंत्रिकाएं हमारे पूरे शरीर में धागों की भांति फैली हुई होती हैं, जिनसे होकर सूचनाएं तीव्र गति से दौड़ती है और ये पेशी और ग्रंथियों की क्रियाओं को समन्वय करके शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। अतः इस प्रक्रिया में सम्मिलित किसी भी भाग में क्षति होती है तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और वो अपना कार्य करने में अक्षम होती है, जिसकी वजह से पेशीय कार्य भी क्या होता है, अपना प्रभावित होता है। जब किसी व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जो मुख्य नाड़ी सुषुम्ना में बीमारी अथवा चोट के कारण सुषुम्ना और मांसपेशियों के कार्य संचालन में समस्या होती है, तो उसे सुषुम्ना मांसपेशीय विकृति या स्नायु पेशीय विकृति भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक जो नर्व कोशिका होती है उसकी समस्त प्रविधियां न्यूरॉन कहलाती है और इसमें किसी प्रकार की सती कमी क्या कहलाती है, न्यूरोपेशीय विकृति कहलाती है। अब स्नायु विकृति के प्रकारों की बात करें तो स्नायु पेशीय विकलांगता के अंतर्गत निम्नलिखित विकलांगताओं को सम्मिलित किया गया है। परमस्तिष्क पक्षाघात। परमस्तिष्क पक्षाघात एक अवस्था है अथवा बीमारी है जो जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद मस्तिष्क क्षति के कारण होती है। वेट्स और पेरेट के अनुसार कहा गया कि परमस्तिष्क पक्षाघात एक जटिल अप्रगतिशील अवस्था है जो जीवन के प्रथम 3 वर्षों में हुई मस्तिष्क क्षति के कारण होती है। इसमें मांसपेशियों में सामंजस्य न होने के कारण अथवा कमजोरी के कारण अपंगता होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन परमस्तिष्क पक्षाघात जरूर आता है। अब इसके प्रकारों की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है तीव्रता के आधार पर। इसको वैसे भी 3 प्रकार से बांटा गया, तीव्रता के आधार पर, चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर और शारीरिक जो अंग है जो हमें दिखते हैं उसके आधार पर। तो चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर ऐसे बोल सकते हैं। तो तीव्रता के आधार पर बात करें तो 3 प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। अल्प परमस्तिष्क पक्षाघात, इसमें क्या होता है, इसमें गामक और शारीरिक विकलांगता कम होती है, बालक स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकता है। अल्प परमस्तिष्क पक्षाघात की बात करें तो इसमें गामक तथा शारीरिक विकलांगता अधिक होती है, बालक को जीवन यापन करने में सहायक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। गंभीर परमस्तिष्क पक्षाघात होता है, इसमें बालक की गामक तथा शारीरिक विकलांगता गंभीर होती है और बालक को अपने जीवन यापन में हर क्षेत्र में दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता पड़ती है। अब दूसरा टाइप आता है प्रभावित अंगों के आधार पर। जो प्रभावित अंगों के आधार पर जो निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, मोनोप्लेजिया। इसके अंतर्गत क्या होता है, कोई भी व्यक्ति होता है उसका एक हाथ प्रभावित होता है, यानी कि एक अंग, एक हाथ या एक पैर, कोई भी शरीर का एक अंग होता है वो प्रभावित होता है। तो यहाँ पर यहाँ हिंदी में देख सकते हैं कि मैं पहले आता है और है बाद में आता है। तो मैं के अंदर एक जो अपने शरीर का अंग है वो प्रभावित होता है, जबकि है के अंदर 2, कोई भी एक तरफ के हाथ या पैर। तो इस प्रकार से है बाद में आता है, तो बाद में दो डिसेबिलिटी आएगी, दो यानी हाथ और पैर की डिसेबिलिटी आएगी। तो इस प्रकार से दोनों को डिफरेंस कर सकते हैं। तो हेमिप्लेजिया की बात करें तो इसमें व्यक्ति के एक तरफ के हाथ और पैर यानी 2 अंग प्रभावित हो रहे हैं, एक तो हाथ हो रहा है और एक पैर हो रहा है। बाईं ओर का भी हो सकता है और दाईं ओर का भी हो सकता है, यानी एक तरफ का हाथ और पैर प्रभावित होता है हेमिप्लेजिया के अंदर।
डायप्लेजिया की बात करें तो इसमें अधिकांशतः दोनों पैर प्रभावित होते हैं, पर कभी कभी इसका प्रभाव होता है जो हाथों पर भी आ जाता है। पैराप्लेजिया से हम सीधा पता चल पा रहा है कि पैर से है पैराप्लेजिया, यानी शरीर के दोनों पैर प्रभावित होते हैं या कमर के नीचे का भाग पूर्णतः काम नहीं करता। क्वाड्रिप्लेजिया की बात करें तो इसके अंदर सब आ गया, यानी पूरा शरीर। इसके अंतर्गत दोनों पैर और दोनों हाथ आते हैं, या फिर शरीर का पूरा भाग इसके प्रभावित होता है, यानी क्वाड्रिप्लेजिया के अंदर पूरा शरीर इससे प्रभावित हो जाता है। अब चिकित्सीय वर्गीकरण की बात करें तो इसके आधार पर मस्तिष्क पक्षाघात को 4 भागों में बांटा गया है। पहले आता है स्पास्टिसिटी। इसका शाब्दिक अर्थ होता है तनी हुई या कड़ी हुई मांसपेशियां। इस प्रकार की सीपी बालकों में गामक कुशलताओं में कठिनाई होती है और बालक की गामक जो संबंधी गति बढ़ने के साथ मांसपेशियों में खिंचाव बढ़ता जाता है। क्रोध और उत्तेजना की स्थिति में क्या होता है कि मांसपेशियों में कड़ापन और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे बालकों के को पीठ के बल लेटने पर उनका सिर एक तरफ मुड़ जाता है तथा पैर अंदर की ओर मुड़ जाता है। एथेटोसिस की बात करें तो इसमें बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार अंग संचालन में समस्या होती है। सामान्य रूप से इनकी मांसपेशियों का तनाव सामान्य होता है, परंतु शारीरिक गति के साथ तनाव बढ़ता है और शरीर में अकड़न और तड़प होने लगती है। अटेक्सिया की बात करें तो इसमें बच्चा शारीरिक जो संतुलन है उसका खराब होता है। बच्चा खड़ा होने और बैठने पर संतुलन नहीं बना पाता और गिर जाता है। मिक्सर की बात करें तो इसमें क्या होता है, स्पास्टिसिटी, एथेटोसिस और अटेक्सिया, और इन तीनों का मिला हुआ रूप आता है मिक्सड में। तो इसमें सभी के मिलते जुलते लक्षण पाए जाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं मस्कुलर डिसेबिलिटी के अंदर। दूसरी आती है मांसपेशी क्षरण, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो ये एक वंशानुगत बीमारी है जो धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती है। ये स्नायु पेशी विकलांगता के समूह में आती है। इसमें जो मुख्य रूप से गामक जो कोशिका जो अपने रीढ़ की रज्जु है के एंटेरियल हॉर्न सेल के आंतरिक जो कोशिकाओं में क्षति होती है, और इसमें मांस पे जो मायोपैथी के नाम से जाना जाता है इसको। और इस बीमारी में असामान्यता से मांसपेशियों की जो क्रियाएं होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। ये पूर्ण रूप से सभी मांसपेशियों को प्रभावित नहीं करता, बल्कि केवल उन्हीं भागों को प्रभावित करता है जो कि इनके संपर्क में आते हैं। ये अलग अलग उम्र के अलग अलग रूप से होती है, और कुछ बच्चों में शेषावस्था में तो कुछ बच्चों में किशोरावस्था में होती है। मांसपेशी क्षरण में बाल्यावस्था से ही जो मांसपेशियों की कमजोरियाँ लगातार बढ़ती रहती है। इससे प्रभावित बच्चों के प्रारंभ में दोनों पैर प्रभावित होते हैं तथा बाद में ऊपर के भाग भी प्रभावित हो जाते हैं। इस कारण से बच्चे के चलने में कठिनाई होती है अथवा बच्चे की चाल असामान्य हो जाती है। उचित देखभाल नहीं होने पर यह श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करती है, और ये आनुवंशिक और वंशानुगत बीमारी होती है जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होती है। कभी कभी एक ही परिवार के 2 से अधिक बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। अब तीसरी बात करते हैं द्विशाखी रीढ़, स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा क्या होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर किसी प्रकार का जो अपने क्या होता है जॉइंट में एक छेद हो जाता है, जिससे कि अपनी जो जो अपने जो स्पाइना बाइफिडा है जिसके अंदर एक दर्व होता है फ्लूइड, वो निकलने लग जाता है या वो उभरा हुआ हो जाता है, जिसके कारण अपने जो नर्व सिस्टम है उसमें डैमेज हो जाता है और उसमें लकवा आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। द्विशाखी रीढ़ एक जन्मजात या असामान्यता है जिसमें मेरुदंड की हड्डी में रचनात्मक दोष पाया जाता है, उसके स्ट्रक्चर में दोष हो जाता है, जिसकी वजह से द्विशाखी रीढ़ होती है। रीढ़ की हड्डी के न्यूरॉन जो आर्क है उसके आपस में न जुड़ पाने, यानी उसमें स्पेस रह जाता है, जिसके कारण दोनों के बीच में स्थान रह जाता है, जिसमें हड्डियों में जो छेद हो जाते हैं और तथा सेरेब्रोस्पाइनल जो नर्व है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वो उनमें भर जाता है और कभी कभी बाहर भी निकलने लगता है। तो स्पाइना बाइफिडा वाले अधिकांश लोग अपने मलमूत्र पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जिसकी वजह से उनको सामाजिक और भावात्मक कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये विकृति शिशु के गर्भ में आने के शुरुआती समय में उचित विकास की कमी के कारण होती है। ये रीढ़ की उस हड्डी की कमी होती है, रीढ़ की उस हड्डी में कमी होती है जो केंद्रीय नाड़ी सुषुम्ना को ढकने का कार्य करती है। सुषुम्ना ढकी नहीं होने के कारण असुरक्षित रह जाती है, जो पीठ में उभार के रूप में प्रकट होती है। इसके बारे में विस्तार से आगे बात करेंगे। पोलियो की बात करें, ये भी 3-4 प्रकार का होता है स्पाइना बाइफिडा, तो उसमें बारे में बात करेंगे। पोलियो की बात करें तो पोलियो एक बीमारी है जो विशेषकर प्रदूषण युक्त वातावरण में उपस्थित वायरस के कारण होता है, और ये वायरस अधिकतर उन क्षेत्रों में पाया जाता है जिन क्षेत्रों में पानी का जमाव होता है। सामान्यतः वायरस जो जन्म से 5 वर्ष के बच्चों में, बालकों में जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उन्हें प्रभावित करता है। अधिकांश से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इन्हें बाल पक्षाघात भी कहते हैं।
या बच्चे के शरीर में नाक, मुंह, जो गुदा इत्यादि के माध्यम से स्पाइनल कार्ड में एंटीरियर होल सेल के प्रभावित करता है। यानी नाक से, मुंह से और गुदा से वो अपने शरीर में चला जाता है वायरस, और इसमें स्पाइनल कॉर्ड, एंटीरियर सेल जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं उनको प्रभावित करता है, जिससे बच्चा गामुक रूप से अक्षम हो जाता है, यानी लकवा आ जाता है उसको। पोलियो के 3 वायरस होते हैं, उनको याद करना इंपॉर्टेंट है, लियोन, लेसिंग और ब्रास हाइड। कभी कभी इस वायरस के प्रभाव से श्वास लेने में व निकालने में भी समस्या होती है। 10% ऐसी स्थितियां पाई जाती है जिसमें ऐसे बच्चों की मौत भी हो जाती है। ये वायरस 3 तरह से प्रभावित करता है। इनसे सेफाइटिस होता है, इसमें सेरेब्रल का भाग प्रभावित होता है। जो बलवार, इसमें ब्रेन स्टेम या अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। इसमें जो स्पाइनल होता है, इसमें क्या होती है, सुषुम्ना प्रभावित होती है। ये भारत में होने वाली पोलियो में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। इन वायरसों का संक्रमण गति को नियंत्रित करने वाली कोशिकाओं व नाड़ी को प्रभावित करता है, और ऐसे वातावरण जहाँ पर शौचालय की कमी होती है वहाँ पर पोलियोग्रस्त बच्चे के मल से ये वायरस स्वच्छ बच्चे के शरीर तक पहुँचता है। ये संक्रमित बच्चे के जो साथ साथ पदार्थों के साथ बच्चे के शरीर तक पहुँचता है, और यदि संक्रमित बच्चे के साथ अन्य कोई भी बच्चा संपर्क में आता है तो उसके ऊपर भी वायरस व संक्रमण होने की संभावनाएं होती है। जो वायरस है, संक्रमण के 2 सप्ताह तक बालक के ऊपर इसका प्रभाव दिखाई देता है। अब बात करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो अपने 2.5 है, तो इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके डेफिनेशन और टाइप के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा है और आपको जानकारी मिली है अच्छे से। तो वीडियो को लाइक कर देना, और धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।